एजुकेशन मनुष्य को लेनी है। और एग्रीकल्चर की जब बात करते हैं, कृषि की, तो कृषि जैसे हम मनुष्य हैं, खेती ना हो मनुष्य क्या करेगा? मर जाएगा। तो कृषि तो चाहिए, मनुष्य को जिंदा रहना है तो खेती करनी पड़ेगी। और जब खेती करनी पड़ेगी तो खेती कहाँ होती है? खेती के लिए बीज चाहिए और ज़मीन चाहिए, जलवायु चाहिए और 84 लाख योनियों की माया चाहिए, यानी प्रकृति का एक वैभव चाहिए। तो खेती करने के लिए हमको दर्शन को जानना जरूरी है। और दर्शन का मतलब क्या है? दर्शन देखना आप, दर्शन माने दृश्य, आंखें जो देखती हैं, आंखें जो दृश्य देखती हैं। तो अभी हम क्या कहते हैं कि जैसे आप मंदिर गए और मंदिर में मूर्ति दिख गई तो आपने कहा हमारे तो दर्शन हो गए। अगर मूर्ति ना दिखती तो दर्शन नहीं होते। तो जो दर्शन की जो समग्रता है मानव जीवन के लिए, दर्शन का मतलब है दृश्य, और दृश्य का मतलब है जो आपको दृश्य दिखते हैं। तो क्या क्या दिखता है? आपको धरती दिखती है ना? कहो हाँ। धरती को कोई इग्नोर कर सकता है कि मुझे धरती नहीं दिखती? धरती दिखती है। धरती में जलाशय दिखते हैं, धरती में पेड़ दिखते हैं, धरती में बहुत सारे जीव जंतु दिखते हैं, और धरती में और आपको मनुष्य भी दिखते हैं। फिर सूरज दिखता है, आकाश दिखता है, बादल दिखते हैं, चिड़िया दिखती है, मोर दिखती है, केंचुआ दिखता है, मेंढक दिखता है, गाय दिखती है, भैंस दिखती है, बकरी दिखती है, भेड़ें दिखती हैं, सांप दिखते हैं, बिच्छी दिखते हैं। तो जो चीज़ें आँखों को दिखती हैं, एक नॉर्मली दिख जाती है, नॉर्मली दिख जाता है सांप। नॉर्मली ज़मीन हम रोज़ देखते हैं, ज़मीन में चलते हैं, ज़मीन में खेती करते हैं, ज़मीन में घर बनाते हैं। तो जो चीज़ दिखती है उसको ठीक से देखना। और कैसे ठीक से देखना? धरती का मेरे जीवन से क्या रिश्ता है? देखिए आप, क्योंकि धरती में उगाया हुआ अन्न आप खाते हैं, तो धरती का मेरे जीवन से क्या रिश्ता है? अगर ये धरती ना होती तो क्या होता? अगर ये धरती बंजर हो जाए तो क्या होगा? जलाशय दिखते हैं, जलाशय का मेरे जीवन से क्या संबंध है? जलाशयों से मुझे 20 बार पीने का पानी मिलता है। जलाशय माने नदी, जलाशय माने समुद्र, जलाशय माने तालाब, जलाशय माने पानी, वर्षा, पानी। जो पानी शब्द है, पानी दिखता है, लेकिन पानी का मेरे जीवन से क्या संबंध है? इसको ठीक से समझना कि मेरा क्या संबंध है पानी से। वनस्पतियां, पेड़ दिखते हैं, पेड़ों से मेरा क्या रिश्ता है? तो आपको पता चल जाएगा। दिन में 21,000 बार, 24 घंटे में 21,000 बार आप श्वास लेते हैं, और हर श्वास में ऑक्सीजन जाती है। अगर पेड़ ना होते तो, पेड़ कम हो जाएंगे तो, पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, पेड़ नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, पेड़ नहीं होंगे तो फल नहीं मिलेंगे, पेड़ नहीं होंगे तो लकड़ी नहीं मिलेगी, पेड़ नहीं होंगे तो पक्षी नहीं होंगे। तो पेड़ों से मेरा क्या रिश्ता है? नाना प्रकार के जीव जंतु, बकरी नहीं होगी तो क्या होगा? भैंस नहीं होगी तो क्या होगा? गाय नहीं होगी तो क्या होगा? या एक गाय ना होती तो क्या होता? घोड़े ना होते तो क्या होता? हाथी ना होते तो क्या होता? सांप ना होते तो क्या होता? तितली ना होती तो क्या होता? तो जीव जगत की माया से मेरा क्या संबंध है?
फिर ढेर सारे प्रकार के मनुष्य हैं जो नाना प्रकार के व्यवसायों में संलग्न है। आपको मूंगफली खानी है तो ठिलिया से ही खरीदनी पड़ेगी। ठिलिया मूंगफली में मूंगफली बेचने वाला मूंगफली सड़क पर ना बेचता तो क्या होता? जूता फट गया, अगर जूता सिलने वाला मोची ना होता तो क्या होता? दर्जी ना होता तो क्या होता? किसान ना होता तो क्या होता? तो जितने प्रकार के मनुष्य दिखते हैं, जितने प्रकार की जड़ जगत की, झरना ना होता तो क्या होता? नदी ना होती तो क्या होता? पहाड़ ना होता तो क्या होता? तो दर्शन का मतलब है जड़ जगत एवं जीव जगत की माया से मेरा क्या रिश्ता है, इस रिश्ते को जानने का काम है दर्शन। हमारे इस स्थूल शरीर से स्थूल जगत की माया का संबंध क्या है, इस संबंध को जानना, ठीक से जानना दर्शन। और दर्शन का मतलब है शरीर से। फिर सुनना, दर्शन का मतलब किससे है? शरीर से। अब दूसरा एक विषय है आध्यात्म। हम जानते हैं कि धरती हमको भोजन देती है और धरती को उर्वर बनाना है। उर्वर बनाने के लिए खाद डालनी है, उर्वर बनाने के लिए पेड़ लगाना है। लेकिन एक और चीज़ है आध्यात्म में, जैसे हमारे शरीर की जो ज़रूरत है, अभी हम पूछा आपको क्या चाहिए, जैसे मैंने कहा कि इस शरीर को भोजन चाहिए दिन में 3 बार, पानी चाहिए 20 बार, ऑक्सीजन चाहिए 21 बार। लेकिन अगर आपको ऑक्सीजन मिले, पानी मिले, भोजन मिले और लोगों की मोहब्बत ना मिले, आपको एक कमरे में बंद कर दिया गया है, कमरे में वेंटिलेशन है, हवा आ रही है, बढ़िया सा आरओ लगा है, आप पानी जय बार मर्जी हो तय बार पियो, और सुबह शाम आपको एक थाली कहीं से खिसका दी जाती है, व्यंजन है 56 प्रकार के, आप खाइए। लेकिन आपसे बात करने वाला कोई नहीं है। आप जी लेंगे? क्या दिक्कत है? ऑक्सीजन मिल रही है ना, पानी मिल रहा है, 2 वक्त की रोटी आपकी मन मुताबिक डिश मिल रही है, जो आपका मेनू होगा वो मेनू आएगा। फिर क्या दिक्कत है आपको? तो अब रोटी, पानी, हवा मिलने के बावजूद भी आपको अभी एक चीज़ की कमी रह गई, वो है आध्यात्म का विषय है, ये है प्यार का विषय है, स्नेह का विषय है, और ये आत्मीयता का विषय है। यहां तक तो विज्ञान कुछ एक्टिव है, पदार्थवादी, क्योंकि विज्ञान पदार्थ की अध्ययन करता है। जहां पदार्थ नहीं है वहां विज्ञान जीरो हो जाता है। फिजिक्स में हम ठोस द्रव गैस के भौतिक गुणों के अध्ययन को फिजिक्स कहते हैं, ठोस द्रव गैस के रासायनिक गुणों के अध्ययन को केमिस्ट्री कहते हैं। लेकिन जो चीज़ दिखती नहीं है, विज्ञान बस जहाँ तक दिखती है कोई चीज़, विज्ञान केवल वहीं तक है। अब मैं विज्ञान से पूछता हूँ कि आदमी जी क्यों नहीं पा रहा है, जिसको 21,000 बार श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन सफिशिएंट है, 20 बार पीने का पानी सफिशिएंट है, और 2 बार इसकी मनपसंद की रोटी है। अब ये आदमी क्यों नहीं जी रहा? विज्ञान के हिसाब से कोई कमी नहीं है। गर्मी में एसी लगा है, ठंड में हीटर लगा है, लेकिन आदमी नहीं जी पा रहा है। क्यों नहीं जी पा रहा है? कि अभी इसके शरीर की ज़रूरतें तो पूरी हो रही हैं, लेकिन इसके मन की, इसकी आत्मा की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है। तो मनुष्य को भोजन, पानी, हवा चाहिए, जिसके लिए खेती करनी पड़ेगी,
और खेती प्रकृति की व्यवस्था में होगी, इसलिए प्रकृति का समग्र अध्ययन करना दर्शन कहलाता है। प्रकृति की नाना प्रकार की इकाइयों से मेरा क्या संबंध है, इस संबंध को जानने का काम दर्शन है। बात आती है मेरे अंतर मन की, परमात्मा की, वेदना की, पीड़ा की, करुणा की, दया की, उस शब्द को आध्यात्म कहते हैं। जैसे आपको किसी के प्रति दया है, अब दया शब्द को विज्ञान क्या करेगा बताओ आप? लेकिन दया के बिना संसार नहीं है। जो मोहब्बत शब्द है उसमें विज्ञान का क्या अध्ययन करेगा? मोहब्बत कितनी है नाप सकता है विज्ञान। किसी लैब में उसका टेस्टिंग हो सकती है मोहब्बत की, लेकिन मोहब्बत के बिना तो दुनिया नहीं चल सकती। एक विश्वास, बिलीव जिसको कहते हैं विश्वास, हमें आप पर विश्वास है। विज्ञान बता सकता है कि हमें वास्तव में विश्वास है कि विश्वास नहीं है, लेकिन विश्वास के बिना, दया के बिना, करुणा के बिना, मोहब्बत के बिना ये संसार नहीं चल सकता। तो यहीं पर इसी को कहते हैं, जहाँ विज्ञान की दखल नहीं है उसको हम कहते हैं अध्यात्म। विज्ञान धरती के बारे में निरी फाइंडिंग्स देगा, पानी के बारे में बहुत सारी फाइंडिंग्स देगा, हवा के बारे में देगा, पेड़ के बारे में देगा, जीवों के बारे में देगा। जो चीज़ें दिखती हैं उनके बारे में विज्ञान कुछ कहेगा, जो चीज़ें माइक्रोस्कोप से दिखती हैं उनके बारे में विज्ञान कुछ कह सकता है, लेकिन जो चीज़ें देखने लायक नहीं है परंतु उनके बिना जीवन नहीं चल सकता, वहाँ पर विज्ञान 0 बटा सन्नाटा है। और वही चीज़ इम्पोर्टेंट है। अब खेती की बात कर रहे हैं। ये माँ है, धरती को क्या बोलते हैं? माँ। देखिए आप, धरती को आप धरती बोलो ना, धरती को आप धरती कहो। जब तक आप धरती कहोगे ना, तब तक आपको आध्यात्म समझ में नहीं आएगा। और जैसे धरती को माँ बोलते हैं तब हम आध्यात्म समझ में आता है। आपकी माँ जिसने आपको जन्म दिया वो एक महिला है। अगर आप उसको कहें हे महिला, अरे महिला इधर आओ, क्या फर्क पड़ता है? या उसका नाम है शांति, आप कहिए शांति जी इधर आइए, आपके और आपकी माँ के बीच की दूरियां बढ़ जाएंगी, 2 सेकंड नहीं लगेगा। लेकिन फर्क क्या है? आवाज़ है, आवाहन है, मैं बुला रहा हूँ शांति इधर आओ। तो शांति विज्ञान का विषय हो सकता है, समाज का विषय हो सकता है कि नाम है उसका शांति, और अगर नाम से बुलाया तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब माँ कहते हैं तो आध्यात्म शुरू होता है, क्योंकि माँ, जब आपने माँ कहा तो फिर आप आता है कि माँ के प्रति मेरे कर्तव्य। जब हमको कर्तव्य बोध होता है किसी भी इकाई के प्रति, धरती के प्रति, पानी के प्रति, हवा के प्रति, चिड़िया के प्रति, तितली के प्रति, मधुमक्खी के प्रति, केंचुआ के प्रति, जब मुझे आत्मबोध हो जाता है कि केंचुआ के बिना ये संसार अधूरा है, इसको क्या कहते हैं? आध्यात्म। मैंने मान लिया है कि इसके बिना मेरा जीवन चल नहीं सकता, और इसको इस नाम से ही संबोधित करना है। इसको इस नाम से ही। ये रिश्ते क्यों बनाए गए? बहन को बहन और भाई को भाई, पिता को पिता, माँ को माँ, दोस्त को दोस्त। अगर आप कहते हो अविनाश इधर आना, और आप उसी अविनाश को कहते हो मित्र इधर आना, फर्क है। ये जो फर्क है इसी का नाम आध्यात्म है। तो खेती में, अगर मैं बार बार कहता हूँ, जो खेती है वो
ये दर्शन का विषय है। खेती किसका विषय है? विज्ञान ने क्या? खेती अर्थशास्त्र का विषय है। विज्ञान ने कहा खेती अर्थशास्त्र का विषय है। तो अर्थशास्त्र जानते हैं क्या होता है? अर्थशास्त्र का मतलब है व्यवसाय। व्यवसाय का मतलब है एक्स क्वांटिटी निवेश डालेंगे तो वाई क्वांटिटी मिलेगा, इतना डालेंगे तो इतना मिलेगा। यहाँ हमने प्राप्त करने की नियत रखी है। अर्थशास्त्र में क्या होता है? हमें क्या मिलेगा। अर्थशास्त्र में मैं किसी को देता नहीं हूँ। अर्थशास्त्र में संपूर्ण दुनिया, इस व्यक्ति से मुझे क्या मिलेगा, इस काम से मुझे क्या मिलेगा, इवन बजरंगबली के मंदिर जाने से भी मुझे क्या मिलेगा, पूजा से क्या मिलेगा, योगा से क्या मिलेगा, आराधना से क्या मिलेगा, उपासना से क्या मिलेगा, साधना से क्या मिलेगा, प्राणायाम से क्या मिलेगा। मुझे अगर कोई कहे इससे कुछ नहीं मिलेगा तो मैं कहूँगा कि फिर मैं ये काम क्यों करूं। लेकिन जैसे मैं इसको दर्शन मानता हूं, क्योंकि सारे के सारे लोग एक दूसरे से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, किसी को देना नहीं चाहते। खेती में वही तो हुआ। हमें ज़मीन से 50 कुंटल धान पैदा करना है, हमें ज़मीन से 50 कुंटल गेहूं पैदा करना है, हमें इतनी ज़मीन से 100 कुंटल गन्ना पैदा करना है, हमें इतनी ज़मीन से 200 कुंटल आलू पैदा करना है। तो चूँकि 200 कुंटल आलू पैदा करना है, इसलिए हमें कितनी भी, अब हमें चूँकि व्यवसाय में आ गए ना, हम अर्थशास्त्री हो गए, तो क्या किया, हमें 1 हेक्टेयर से 60 कुंटल गेहूं पैदा करना है। पिछले साल मेरा गेहूं हुआ था 30 कुंटल, इसी ज़मीन से 30 कुंटल। तो अब कोई बताएगा 60 कुंटल के लिए आपको इतनी क्वांटिटी में यूरिया देनी पड़ेगी, इतनी क्वांटिटी में डीएपी देनी पड़ेगी, इतनी क्वांटिटी में पोटाश देनी पड़ेगी, फिर खरपतवार के लिए खरपतवारनाशी रसायन डालना पड़ेगा, फिर इस इंसेक्ट के लिए कीटनाशक डालना पड़ेगा। तो क्या हुआ, अब मैं दर्शन और आध्यात्म दोनों भूल गया। कैसे? मैंने कहा था ना, धरती माता से मेरा रिश्ता क्या है, बायोडाइवर्सिटी से, जीव जंतुओं से, वनस्पतियों से मेरा रिश्ता क्या है। और अभी आप बीडीसाइड डाले हो तो क्या उसमें वनस्पति जगत के बहुत सारे वनस्पतियों को मार नहीं रहे हो क्या? दीमक को मार नहीं रहे हो क्या? तो जब आप नेचर को मार रहे हैं, नेचर को कुछ दे नहीं रहे हैं, तो अर्थशास्त्र हुआ। तो अर्थशास्त्र में क्या परिणाम निकले? धरती बंजर हो गई, धरती के नीचे का पानी सूख गया, बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो गई। और जिस लालच में आगे बढ़े थे 2 पैसा के लिए, वो पैसा बेशक मिल भी गया हो, लेकिन वो पैसा तो डॉक्टर ने सब छीन लिया अस्पताल में। आपके चेहरे में मुस्कान नहीं है, आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आप बहुत जल्दी किसी से लड़ जाते हो, ना शरीर स्वस्थ है ना मन स्वस्थ है। क्यों? ये जो स्वास्थ्य विषय है ना, स्वास्थ्य, ये जो विषय स्वास्थ्य का है ना, आप हंस क्यों नहीं रहे, आप खुश क्यों नहीं हैं, आप मुस्कुरा क्यों नहीं रहे, आप स्वस्थ क्यों नहीं हैं? तो आप फिर जानिए। मैंने बोला कि मेरा भाई, मेरे शरीर का रखवाला कौन है? प्रकृति।
शरीर का निर्माण कहाँ से हुआ? छितजल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीरा। धरती पानी हवा आकाश अग्नि से मेरा शरीर बना है। धरती का स्वरूप विकृत है, पानी का स्वरूप विकृत है, हवा का स्वरूप विकृत है, और इन्हीं 5 तत्वों से शरीर बना, इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के पलता है। तो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम है और डेंजरस गैसों की मात्रा ज़्यादा है। जिस पानी को 20 बार पीते हो उसमें हैवी मेटल्स हैं। जिस भोजन को 2 बार खाते हो उसमें भी कीटनाशक, फफूंदनाशक और फंजीसाइड के रेजिड्यू हैं। तो आप स्वस्थ कैसे रह सकते हो? और ये चूंकि केमिकल आपने डाले हैं, इन केमिकल की वजह से धरती, जो आपकी धरती माता है जिसको माँ कहते हैं, धरती माँ, ये केमिकल पा करके धरती माँ खुश नहीं है, धरती माँ रो रही है, धरती माँ बीमार है। तो आप खुश रहने की कामना कैसे करते हो? और इन्हीं केमिकल की वजह से जब ये बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो गई है, प्रकृति की माया डिस्टर्ब हो गई है और प्रकृति खून के आंसू रो रही है, तो आप मुस्कुरा कैसे सकते हैं? तो हमारा संबंध प्रकृति के साथ है। प्रकृति मेरी माँ है और जिसकी माँ जिंदा है, जिसकी माँ मुस्कुराएगी, जिसकी माँ स्वस्थ रहेगी, उसके बच्चों को कौन माई का लाल, कौन सूरमा भोपाली है जो मेरे चेहरे पर उदासी के भाव ले आए? अगर मेरी माँ स्वस्थ है तो, अगर मेरी माँ हंसती है तो मुझे रुलाने वाला कौन पैदा हुआ है? लेकिन अगर मेरी माँ रोती है, मेरी माँ अस्वस्थ है, तो मुझे हंसाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। तो खेती का मतलब क्या हुआ? खेती, मनुष्य को भूख लगेगी, मनुष्य को, आपको भूख लगेगी ना। देखिए आप, जैसे मंदिर गए थे, मूर्ति दिख गई, लेकिन मंदिर क्यों बनाया गया है? मंदिर बनाया क्यों गया है या ये मैं जान लूँगा, और मंदिर से मेरे संबंध क्या है उसको निभा लूँगा, तो मैं आध्यात्मिक हो जाता हूँ। मंदिर जाना दर्शन है, मंदिर की पूरी समग्रता को जान लेना आध्यात्म है। तो ये प्रकृति आई ना लास्ट में। तो खेती का जब भी विषय होगा तो प्रकृति, और जब प्रकृति है तो प्रकृति का मतलब है जड़ जगत। जड़ जगत का मतलब पंच महाभूत। पंच महाभूत का मतलब धरती, पानी, हवा, आकाश एवं अग्नि। और जीव जगत का मतलब है 84 लाख जीव, जलचर, जलाशयों में रहने वाले नाना प्रकार के जलचर, जमीन में रहने वाले नाना प्रकार के थलचर, और आकाश में उड़ने वाले नाना प्रकार के नभचर। तितली ना होती तो पॉलिनेशन कैसे होता? केंचुआ ना होता तो जमीन कैसे फर्टाइल रहती? मेंढक ना होता तो, जैसे आज मेंढक नहीं है ना, आज मेंढक नहीं है ना, तभी तो हर घर में ऑल आउट जल रहा है। और ऑल आउट का असर देखिए कि आप ऑल आउट जब जलाते हो तो मच्छर आउट भग जाता है, और रात भर आप ऑल आउट का धुआं सूंघते हो। मेंढक होता तो मच्छर कंट्रोल होता, मच्छर तो होता, नियंत्रण में रहता। अगर जमीन में सूक्ष्म जीव होते तो कोई भी फसल में भूमि जनित बीमारी ना होती। अगर वायुमंडल में एरोबिक माइक्रोब्स होते तो कोई भी वायु जनित बीमारी ना होती। अगर नभ में नाना प्रकार के पक्षी होते तो फसल में कोई इंसेक्ट ना होता। इसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक खेती।
आजकल विषय चला ना जो प्राकृतिक खेती का, तो प्राकृतिक खेती में बहुत सारे लोग क्या करते हैं आजकल की तारीख में, जीवामृत, अभी आपको दिखाऊंगा जीवामृत, केवल जीवामृत, नो, केवल गाय, नो, गाय का क्या मतलब है? गाय है प्रकृति का एक हिस्सा, गाय भी है, प्रकृति के हिस्से जो है सूक्ष्म जीव भी हैं, लेकिन प्राकृतिक कृषि की जब बात आएगी तो 5 जड़ जगत की इकाइयाँ और 84 लाख जीव जंतुओं की एक एक इकाई को जब तक मैं अरेंज करके ठीक से नहीं सजाता हूँ तब तक प्राकृतिक खेती नहीं हो पाएगी। तो प्राकृतिक खेती का मतलब है दर्शन, प्रकृति का दर्शन करना और प्रकृति की व्यवस्था को, प्रकृति की व्यवस्था के साथ जो मेरे रिश्ते हैं जैसे उन रिश्तों को निभाना। लेकिन इनमें बीच में आड़े क्या आता है? मेरा अपना जो अर्थशास्त्र बताया ना, खेती को अर्थशास्त्र, मेरे अपने निजी स्वार्थ, मेरे अपने लालच, मुझे तो गन्ना बोना है, ज़मीन के नीचे पानी 150 फुट पर पहुंच गया, गन्ना बोना है तो क्या करोगे? ग्राउंड वाटर का दोहन करोगे। ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन कम है, मुझे तो गेहूं बोना है, तो ज़मीन का दोहन करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? ये अमुक इंसेक्ट लगता है तो इंसेक्ट मारने के लिए इंसेक्टिसाइड डालोगे, फिर लेबर मजदूर पशुपालन कम हो गया तो वीडीसाइड डालोगे। तो क्या हुआ? ये रासायनिक खेती और मैकेनाइज खेती और आधुनिक खेती और कृषि तकनीकियाँ, नई नई कृषि तकनीकियों ने आदमी को इस मुकाम पर ला करके खड़ा कर दिया कि एक तरफ कुआं है और एक तरफ जाएं तो जाएं। और एक गाना है पुराना, अपनी तो ऐसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे अली। हम सब कब्रें खोद रहे हैं अपने अपने नाप की, तुलसी घर में नाग फनी है, आंगन लहू लुहान है, तूफानों में कश्ती थी अब कश्ती में तूफान है, और हम सब कब्रें खोद रहे हैं। मित्र जान लीजिएगा कि प्रकृति रूपी माँ के बारे में इतना हल्के में मत लेना इसको, और प्रकृति रूपी माँ को अगर ठीक करना है तो इस व्यवस्था को समझना पड़ेगा। ठीक है ना? नमस्कार। बताओ।